हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके इसी प्यारे से अच्छे से यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास 10th में फुल 50 लाने का पूरा प्रयास में लगे हुए होंगे। अब मात्र आप लोगों को बस 4 महीना बचा हुआ है। आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करना है, ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है, ठीक है। आइए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो इसके पहले क्या घटनाएं हुई यूरोप में, राष्ट्रवाद में, ठीक है, फ्रांस में क्या हुई, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है लेक्चर नंबर? ये लेक्चर नंबर है 3। ये 3 लेक्चर नंबर है। 2 लेक्चर हो चुका है। 2 लेक्चर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेजनी कौन था? मेजनी कौन था वहाँ पर? ये जो फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, ठीक है, उस समय इटली में भी क्या हुआ, इटली को 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो उसको उसका एकीकरण करने के लिए कौन आया? मेजनी आया। मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था? तो मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए। देखिए, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। देखिए, मेजनी को देखिए, तो उसका जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था, ठीक है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा इटली में ही पड़ता है, जिनेवा। वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। किसका? मेजनी का जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए आप लोग, जिनेवा में हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण मतलब 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। जैसे इटली देखिए दिया हुआ है आप लोगों को, इसको 300 छोटे छोटे भाग, देखिए समझ सकते हैं आप लोग। इसका पहले ही क्षेत्रफल बहुत कम था। इसका क्या था? क्षेत्रफल, एरिया बहुत कम था। एरिया ही पहले कम था, ठीक है, एरिया कम था। उसके बाद उसको 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। 300 छोटे छोटे भागों में बांटना मतलब समझ रहे हैं, छोटा क्षेत्रफल और छोटे छोटे 300 भागों में बांटना, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया उसको। मतलब कि कितना छोटा होगा आप लोगों को पता होगा। तो उसके एकीकरण के लिए तो कोई को आगे बढ़ना ही होगा कि हमारा देश क्या हो जाए, मिल के बढ़िया से बना हुआ रहे, ठीक है। मेरा देश पहले ही छोटा है, उसके बाद उसको और खंड खंड कर दिया जाएगा। आदमी के आदमी में, उसी देश के आदमी को आदमी में लड़ा दिया जाएगा, तो वो कितनी खराब है उस देश के बारे में, ठीक है। उसका विकास नहीं हो पाएगा खंड खंड में। देखिए देखिए वो उसी प्रकार से आप लोग देखिए, ठीक है, जब सब मिल के, ठीक है, रहेंगे तो क्या होगा, देश का पूरा विकास होगा। और अलग अलग रहेंगे तो अपना अपना अलग अलग विकास करेंगे, तो वो एकत्रित रूप से नहीं हो पाएगा। देश के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। एक तरह से अपने आप से मतलब रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब होता है कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, ठीक है। मतलब अपने देश को विकास करना और उसके बारे में सोचना कि हमको हमारे देश के को मतलब बढ़िया ऊंचाई तक लेके जाना है, तो ये सोचना। तो ये कहते हैं, ये एक प्रकार के क्या थे? मेजनी क्या थे? एक प्रकार के राष्ट्रवादी थे, ठीक है, जो चाहते थे कि इटली जो 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, उसका एकीकरण चाहते थे ये। तो इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मसीहा कहा जाता था इनको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आप लोगों को कि इटली के एकीकरण का मसीहा ये आता है, ठीक है। ये आता है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में आता है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। तो मेजनी का जो उसको क्या कहा जाता है इटली के, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेजनी को क्या कहा जाता है इटली के एकीकरण में, क्या उसको कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है, ठीक है।
मतलब कि इटली के एकीकरण का मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था? मेजनी निभा रहा था। ठीक है, मेजनी निभा रहा था। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता था मतलब क्या होगा कि बढ़िया काम करने वाला कार्यकर्ता हो गया। ठीक है, कार्यकर्ता था जो बढ़िया काम करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग क्या होता है, कार्यकर्ता था, लेखक तथा कार्यकर्ता था, कॉमा, लेखक था तथा दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब क्या होता है? दार्शनिक मतलब क्या होगा कि जो आने वाला है, जो संकट आने वाला है, ठीक है, हमारे देश में जो क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा उसके बारे में दार्शनिक जो बताता है। ठीक है, मतलब कि आगे में क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब आगे भविष्य में हमारे देश का क्या होने वाला, इस प्रकार से था, दार्शनिक था। ठीक, उसको ही क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। तो ये दार्शनिक भी था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। मतलब 1830 ईस्वी में क्या चलाया? नागरिक आंदोलन चलाया। अब जब इसको छोटे छोटे 1815 ईस्वी में किसके? वेना सम्मेलन में 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। उस समय ये क्या थे, मतलब कि उतना इनको राजनीति के बारे में नहीं पता था। ठीक है, अपने देश को करने के लिए धीरे धीरे उसके बारे में जाने, वहाँ तक पहुँचे। तो क्या हुआ, 300 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। तो उसके बारे में वो गहराई सोचा कि नहीं, हमारे देश को एक रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1830 ईस्वी, देखिए 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। तो 1830 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? नागरिक आंदोलन चलाया। नागरिक आंदोलन चलाया, ठीक है, कोई आंदोलन चलाया जिससे क्या हुआ कि हमारे ये नारा लगाएं कि हमारे देश को एक करो, एक करो, एक करो। ठीक है, इसका समर्थन सभी जनता किया, इसका समर्थन तमाम जनता ने किया, तमाम जनता ने किया। इसका समर्थन किसको दिया? किसको समर्थन मिल रहा था सभी आदमियों का? तो किसको मिल रहा था? मेजनी को मिल रहा था, मेजनी को। उसके बाद क्या, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। यहाँ पर यंग इटली क्या हो गया आप लोगों को? यंग इटली एक प्रकार की संस्था। देखिए ये एक प्रकार क्या है? संस्था है। यंग इटली मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि यंग मतलब ये नया इटली बना, नहीं, यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, यही संस्था उसको मतलब इटली के एकीकरण में क्या था? सहायक था। मतलब यही संस्था 300 जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था इटली, उसको एक करने में लगा हुआ था। ठीक है, इसका काम यही था, जो संस्था बना था। यंग 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की गई तथा 1841 ईस्वी, अब 1841 ईस्वी में क्या हुआ? 1841 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया गया। देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा? संस्था। ये क्या हमारा? संस्था। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब क्या, 1830 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति को, अच्छा यूरोप में जो क्रांति हो रहा था वहाँ वह कहाँ हो रहा था? तो फ्रांस में हो रहा था। तो उसको फ्रांस की क्रांति भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रांस में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था। तो यूरोप के किस जगह पर हो रहा, किस देश में हो रहा था? तो ये कहाँ हो रहा था? फ्रांस में हो रहा था। अब देखिए वेना कांग्रेस सम्मेलन हुआ, तो वेना सम्मेलन में क्या हुआ? ये तो नेपोलियन तो युद्ध हार गया था। ठीक है, तो उसको मतलब कि बंदी बनाकर, वो मतलब बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, उसको क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था। वहाँ पर से क्या हुआ कि वो तो मर गया कुछ दिन के बाद। और यहाँ पर वेना सम्मेलन हुआ, उसमें वेना सम्मेलन में क्या हुआ था? अब देखिए फ्रांस का राजा तो मर गया, नेपोलियन बोनापार्ट तो मर गया। ठीक है, मतलब कि वो एक तरह से मर ही गया। उसके बाद वहाँ पर कोई तो शासन करेगा। तो वहाँ पर किसको बैठाया गया? सन 1815 ईस्वी में किसको बैठाया गया? लुई 18वां को। मतलब वही राजवंश का था, खाली दूसरा नाम, दूसरा आदमी था, लुई 18वां नाम था उसका। ठीक है, लुई 18वां था उसका नाम। सन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। मतलब कितने साल शासन किया? 5 या 4, 9 साल। 9 साल बाद उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि लुई 18वां का मृत्यु कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। अब देखिए नया सम्राट कौन बना?
इसके मरने के बाद वहाँ पर मर गया। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब सरेंडर कर दिया, ठीक है, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर कौन शासन करने लगा? तो वहाँ पर कौन शासन करने लगा? लुई अठारहवां के मरने के बाद वहाँ पर तो कोई तो शासन करेगा, वहाँ पर कोई तो शासन करेगा, तो वहाँ पर कौन शासन में आया? तो वो क्या कौन है? तो नया सम्राट वहाँ का क्या कौन बना? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम को किसने राजा बनाया? तो चार्ल्स दसम को मेटरनिक राजा बनाया, ठीक है। मेटरनिक का एक तरह से ये क्या था? मोहरा था, ठीक है, मोहरा था। मतलब जो मेटरनिक कहेगा वही शासन लागू करेगा, क्या? फ्रांस में जो कहेगा वो, ठीक है। यह जो चार्ल्स दसम था वो किसके विचारधारा पर चलता था? मेटरनिक का। वो जैसे सोचता था कि शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो, उसी प्रकार से ये था, शासन कर रहा था लेकिन जनता से इसको कोई मतलब नहीं था। तो ये था, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा। देखो अब इसके बाद क्या है? चर्च शक्ति को बढ़ा दिया। चर्च शक्ति मतलब जो चर्च होता है, चर्च शक्ति मतलब क्या हो गया है? चर्च शक्ति का मतलब हो गया कि चर्च को बढ़ा दिया गया। मतलब जहाँ पर 1-2 चर्च थे वहाँ पर 10-20 चर्च कर दिया गया, ठीक है। मतलब चर्च को बढ़ाया गया इस प्रकार से। कौन करा है? चार्ल्स दसम ने करा है। मताधिकार को सीमित कर दिया। जब नेपोलियन आया तो वहाँ पर क्या किया? नेपोलियन क्या किया कि सभी को एक समान कानून दिया। उसके बाद सभी को मताधिकार को मतदान देने की सुविधा दी। लेकिन यहाँ पर फिर जो ये आया चार्ल्स दसम आया, वो क्या किया कि मताधिकार को सीमित कर दिया। फिर से वह सामंत वर्ग आ गया। मतलब सिर्फ राजा अमीर लोग ही दे सकते हैं और गरीब लोग नहीं दे सकते हैं, वहाँ का मतदान कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ का मतदान कर सकते हैं। फिर कौन ऐसा किया था? चार्ल्स दसम किया था। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए, एक वीडियो को 2 बार देखिए आप लोग, ठीक है। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोबारा देखने से क्या होता है? पूरा दिमाग में मतलब पूरा सेट हो जाता है, सब दिन के लिए हो जाता है, ठीक है। कम से कम सब दिन के लिए नहीं तो परीक्षा तक अवश्य ही रहेगा आपके मन में, दिमाग में, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए आ जाइए हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए क्या है, अब देखिए उसमें मताधिकार को सीमित कर दिया। फिर क्या किया? मताधिकार को सीमित कर दिया। जैसे कि नेपोलियन जब शासन कर रहा था वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर वो सभी को मतलब मताधिकार देने का सभी को अधिकार था, ठीक है, मतदान देने का। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर विशेष आदमी को दिया गया। वहाँ उसके बाद क्या था? पोलेगने को पोलेग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब वहाँ का जो आदमी था वहाँ पर का, उसको क्या बनाया? वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ठीक है। मतलब कि वो बहुत खराब आदमी था। देखिए तो यहाँ पर क्या किया कि ये सब योजना लाया कि चर्च को बढ़ाया जाए और मताधिकार को सीमित कर दिया जाए और पोलेग्ने को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पोलेग्रिक जो है वो किसका प्रधानमंत्री था? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? चार्ल्स दसम का। क्या था? चार्ल्स दसम का था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर था कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये क्या लाया? को ये 4 नियम बनाया। मतलब ये क्या किया? 4 नियम को बनाया। 25 जुलाई को ये 4 नियम बनाया। ये 4 नियम बनाया 26 जुलाई को। मतलब कि यहाँ पर जब नियम बनाया तो वहाँ पर सारी जनता के आगे उसको प्रतिपादन किया, मतलब उसको रखा कि ये चीज़ है, ठीक है। तो जब नियम रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? जो जनता है वो आंदोलन जरूर करेगी। तो यहाँ वहाँ पर भी क्या किया? आंदोलन किया, सभी जनता ने किया। क्यों किया उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता। अब देखिए 25 को क्या किया? ये 4 नियम लाया। और 26 को क्या हुआ? 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गई।
मतलब सड़क पर आ गई मतलब क्या हो गया, घूमने फिरने आ गई, नहीं, वहाँ पर आंदोलन करने के लिए आ गया। ठीक है, जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, यह आंदोलन 3 दिन तक चला, मतलब 3 दिन तक चला। कब तक, 3 दिन तक, मतलब 26 जो जुलाई से स्टार्ट हुआ वो 3 दिन तक हुआ। 26, 27 और 28, 3 दिन चला। 26, 27 और 28 चला। यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिससे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन माना जाता है। अभी भी उसको क्या माना जाता है, फ्रांस के इतिहास का गौरवशाली दिन माना जाता है ये 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को माना जाता है। अब देखिए 31 जुलाई को चार्ल्स से सम भाग कर इंग्लैंड चला गया। अब इतना आंदोलन होने लगा, इस पर प्रतिक्रिया होने लगा कि नहीं, ये राजा को हटाओ, ये राजा को हटाओ। आंदोलन करने लगा कि ये राजा खराब है, ये चीज़ है, ये नियम कैसे लाया, ये सभी जनता के लिए गलत है, ये चीज़ है, मतलब आंदोलन करने लगा। तो क्या हुआ, उसके डर से कि ये मतलब कि ये राजमहल पर भी चढ़ाई नहीं कर दे, उसके डर से चार्ल्स दशम जो था वह इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड में यहाँ पर उसको सुरक्षा, मतलब वहाँ देखिए एक देश से दूसरे देश में भाग गया है तो उस देश में आंदोलन तो जाके आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आपके देश में कुछ किया है, जो दूसरा देश में हो गया उसमें तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को आंदोलन भी करने नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये भाग गया और यहाँ से हट गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि ये किस राजवंश का था, तो बुर्बो राजवंश का था। बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और संवैधानिक राजतंत्र आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया। ठीक, तो बोलेंगे कि कौन था, चार्ल्स दशम के मतलब हटने के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया। ये किस राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से था। ठीक, अब देखिए, अब इसी प्रकार से ये जो आया है, ये जो क्रांति हुआ, ये क्या है, पूछा जा सकता है कि जुलाई, ठीक है 25 नहीं लिखा हुआ रहेगा, जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखिए, या क्या समझते हैं, कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध, मतलब फ्रांस में यहाँ होगा, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। गृह युद्ध मतलब क्या होगा कि देश में ही युद्ध स्टार्ट हुई, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से जाना जाता है, को कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसको क्या कहा जाता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को कहा जाता है। मेटरनिक का कथन था क्या, मेटरनिक, ये आप लोगों को कह सकता है कि ये किसका कथन है, तो ये मेटरनिक का कथन क्या था, फ्रांस जब चीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता। ठीक है, जब मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस जब छींकने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है तो क्या होता है, पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यूरोप में क्रांति सबसे पहले शुरू हुई किससे, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, मतलब पूरा यूरोप में ये राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। इस क्रांति में चार्ल्स दशम स्वेच्छाधिकारी निरंकुशवादी राजा था, मतलब स्वेच्छाधिकारी था, जो अपना मन जो करता था वो करता था। अब ये जनता आंदोलन करने लगी तो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग कर चला गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। राजा था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना कर, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का कार्य किया। वहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना जो
पनप रही थी उसको दबाने का कार्य कौन किया? ये आपका क्या होना, चार्ल्स दशम ये किया। तो इस पर ही पूरा ये जो क्रांति हुआ जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसने निभाया? चार्ल्स दशम की गलती के कारण यहाँ पर हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि वो अपने मन से पनप रही राष्ट्रभक्त की भावना का विकास किया। ये ठीक है, वहाँ पर का मतलब खराब ये स्वेच्छाधिकारी शासन कर रहा था, वहाँ पर जनता ने आंदोलन किया। ठीक है, और इससे भी खराब बात क्या था कि जो पोलेग्रेक है, ठीक है, वो क्या था, वो बहुत खराब प्रधानमंत्री था। ठीक है, वहाँ पर मतलब क्या था कि यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो पोलेग्रेक है वो क्या किया, यहाँ पर सब पर ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसा रह सकता है, आप लोग को जितना भी हम लोग को बता रहे हैं सब एक प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा, तो इसमें सहायता मिलेगी। पहला चैप्टर से जो लिखा रहे हैं इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से नोट्स के रूप में लिखते चलिए और बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करते चलिएगा आप लोग। देखिए 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को लिखें, मतलब कि 1830 की क्रांति हुई, इसमें क्या प्रभाव हुआ? ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ पर? फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा? वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया, मतलब वियना कांग्रेस में जो मतलब कि जो क्यों हुआ था, तो उसमें क्या उपलब्धियां रही थी, वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था वियना सम्मेलन से, क्या फ्रांस में लागू हुआ था, वो क्या हो गया, असफल कर दिया गया। पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में विकास हुआ। 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसमें क्या क्या हुआ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से विकास हुआ। देशभक्त की भावना को बढ़ाया गया। देशभक्त या राष्ट्रवाद कर सकते हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, ये देशभक्त। देशभक्त मतलब क्या हो गया, देश के प्रति भक्त है, जो देश का विकास सोचता है, उसका मतलब भी तो होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब भी तो होता है राष्ट्र के प्रति विकास, तो वही चीज़ हो गया, देशभक्त की भावना को बढ़ाया गया। ठीक है, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन चलाया गया। मतलब जर्मनी में जैसी व्यवस्था से उस प्रकार से फ्रांस में व्यवस्था कराई गई, इटली में जैसी थी वैसे हंगरी, पोलैंड, यूनान जैसी व्यवस्था थी, वहाँ पर जर्मनी, पोलैंड और हंगरी, यूनान में जिस तरह से व्यवस्था थी वहाँ की, उसी प्रकार से फ्रांस में भी व्यवस्था कराई गई। ठीक है, 1848 ईस्वी को, ठीक है, को फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखिए। अब क्या हुआ, मतलब कि 3 गो क्रांति हुआ, कहाँ पर 3 गो क्रांति हुआ, यहाँ पर फ्रांस में 3 गो क्रांति हुआ। ठीक है, फ्रांस में 3 गो क्रांति हुआ, फ्रांस में 3 गो क्रांति हुआ। पहला क्रांति कब हुआ, पहला क्रांति कब हुआ, 1789 ईस्वी। दूसरा हुआ 1830 ईस्वी, आप लोग इसको याद रखिएगा। तीसरा आप लोगों का क्या हुआ, 1848 ईस्वी, ये अंतिम क्रांति थी फ्रांस की। इसमें कौन मारा गया, लुई 16वां। इसमें कौन मारा गया, मतलब मारा गया या किसकी हार हुई, चार्ल्स दसवां। और इसमें किसकी हुई, तो इसमें हो गई लुई फिलिप, जो आप लोग अभी इसको पढ़िएगा। तो आप लोग को ये शॉर्टकट में आप लोगों को यह याद रखना है कि पहली क्रांति, ये आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। पहली क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। किसकी हार हुई, लुई 16वां की हार हुई।
दूसरी क्रांति कब हुआ? दूसरी क्रांति 1830 ईस्वी में हुआ। किसकी हार हुई? चार्ल्स दशम की हार हुई। तीसरी कब हुई? 1848 ईस्वी में हुआ, जो लुई 16वां जिसमें हार हुआ। ठीक है, अब वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो वो भी आप लोगों को याद रखना है कब हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखिए। और 1848 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारण को हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके कारण को देखेंगे। 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण है। ये निम्न कारण आप लोगों को लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके कारण लिखे हुए हैं यहाँ पर दिया हुआ। साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद आप लोगों को पहले लेक्चर में हम लोग बताए थे पहले लेक्चर में कि साम्राज्यवाद क्या होता है। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता और उसका अधिकार, उसके जब जो खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं उसका उपलब्धि अपने पास, मतलब अपने ले रहा है, वहाँ पर जितना भी जो खनिज पदार्थ या कोई भी संसाधन है उसका उपयोग कर रहा, उसको ही कहते हैं साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। मध्यम वर्ग का के ऊपर शासन। मध्यम वर्ग मतलब जो पिछला स्तर के लोग थे उस पर क्या हुआ? उसका शासन हो रहा था। किसका? चार्ल्स, ये लुईस फिलिप का, लुई फिलिप, मध्यम वर्ग का शासन। राजनीतिक दल के संगठनों में अभाव, मतलब राजनीतिक दल वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होते चला गया। जब क्रांति हुई थी धीरे धीरे अपना पार्टी सब तोड़ते चला गया, खत्म होते चला गया। फिर क्या हुआ? लुई फिलिप की, अब देखिए इसमें मेन जो है बात आप लोगों को, ये तो बात ही है कि साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन किया गया और राजनीतिक दलों को संगठन का अभाव था, वो तो है। चौथा नंबर में आप लोगों का चौथा नंबर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इस क्रांति में लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया है। मतलब कि सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है? लुई फिलिप। मतलब किसकी हार हुई थी? यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं किसकी हार हुई थी? लुई फिलिप की हार हुई थी। उसी प्रकार से इसका भी कहना था, ठीक है, को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बोल सकता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का सबसे मुख्य कारण कौन, किसके कारण ये हुआ? तो लिखेंगे हम लोग लुई फिलिप के कारण ये हुआ। आप लोगों को किसका ये क्रांति हुआ क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। इसके शासनकाल में भूखमरी और बढ़ गई। मतलब ये कहा कि जब मेरा शासन आएगा, जैसे कोई भी राजनेता बात करता है कि हमको जिता दीजिएगा तो क्या होगा, आप लोगों की स्थिति बेहतर कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाला बना देंगे, रोड बना देंगे, कुछ भी कर सकते। तो ये शुरू में लालच दिया आप लोगों को, क्या दिया जनता को, वहाँ की फ्रांस की जनता को क्या लालच दिया कि मेरा जब शासन आएगा तो तमाम जनता को खुश करने के लिए किसको बना देंगे? गीजो को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन गीजो तो अपने कठोर प्रकृति का व्यक्ति था, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है? ठीक, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो जो था, जो बहुत कठोर प्रकृति का व्यक्ति था, मतलब निरंकुशवादी था, राजा के जैसा। इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई। मतलब जैसे व्यक्ति रह रहे थे वैसे तो ठीक था, लेकिन जब ये शासन में आया, जब प्रधानमंत्री गीजो को बनाया गया तो क्या हुआ? वो और भूखमरी की हालत में लेता चला गया। किसको? जनता को, ठीक है। वहाँ की स्थिति अच्छा नहीं किया।
और ख़राब ही कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अब उसके बाद जो ये गीजो के बारे में बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब अगले स्लाइड में। देखिए क्या उसके बाद क्या हुआ, जब जब क्या हुआ कि जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसके बाद वो क्या किया, और भूखमरी की हालत और बढ़ गई, जनता में भूखमरी की हालत बढ़ गई। तो क्या होगा, इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी ने किया। अब देखो जैसे खराब मतलब पहले कुछ अच्छी स्थिति थी और ये इसके गीजो के आने के बाद और स्थिति खराब हो गई, तो इसका तो विरोध जरूर करेगा कुछ जनता करेगा। तो सुधारवादी लोग मतलब अच्छे जो विचार रखते थे उसी को कहते हैं सुधारवादी लोग। नेता थेथर्स थेथर्स ने किया, मतलब इसका विरोध किया कि तुम ऐसा गलत कर रहा, इसके बारे में विरोध किया। कौन? थेथर्स ने। लेकिन पुलिस द्वारा गोली चला क्या है, पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी, मतलब पुलिस द्वारा गोली चलवा दिया उस पर जो विरोध कर रहा था, जो आंदोलन कर रहा था कि नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, तो उस पर क्या किया, ये जो पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा दिया उस पर। ठीक है, चलवा दिया, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए, जिससे जो आंदोलन में सभी जहाँ पर लोग थे और नेता थे वहाँ पर गोली चलवा देने से वहाँ पर नेता और लोग जो वहाँ के फ्रांस के निवासी थे वो मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। और इसके बाद क्रांति शुरू हो गया। इसके बाद क्रांति शुरू हो गया, लेकिन बाद में लुई फिर इंग्लैंड भाग गया। जैसे चार्ल्स सम इंग्लैंड भाग गया था उसी प्रकार से ये भी इंग्लैंड भाग गया। तो इसका सही मुख्य कारण कौन था? मुख्य कारण गीजो की गलती के कारण ये हुआ था। क्रांति जो 1848 ईस्वी में जो हुआ, तीसरी जो क्रांति हुआ फ्रांस के, तो किसके कारण हुआ? गीजो के कारण हुआ। गीजो की सोच के कारण वो बदलाव करता तो ऐसा नहीं होता, नहीं ना होता, ऐसा नहीं होता, गीजो के कारण ये सब हुआ। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। अब यहाँ पर यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या है, यूनान क्या है? तो यूनान एक देश है जो कहाँ पड़ता है, यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है, यूरोप में पड़ता है, ठीक पड़ता है। उसके बाद देखिए इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राचीन यूनान का। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा। प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमयी रहा है। प्राचीन जो है यूनान, प्राचीन जो पुराना यूनान था उसका अतीतमय गौरवमयी रहा, मतलब उसका जो पुरानी सभ्यता वहाँ का इतिहास बहुत बढ़िया रहा, जिस इससे यूरोपीय सभ्यता का पालन करता कहा जाता है। मतलब यूरोप में जितनी भी सभ्यता है वहाँ पर कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा, लेकिन कौन पालन सिर्फ कर रहा है? यूनान कर रहा है, वहाँ का सभ्यता जो संस्कृति वहाँ का पालन कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर रहा है क्योंकि यह ज्ञान कला साहित्य दर्शन आदि के केंद्र बिंदु है। यहाँ पर ज्ञान के लिए भी मतलब पढ़ाई की अच्छी सुविधा है, कला की भी अच्छी सुविधा है, साहित्य की भी अच्छी सुविधा है, दर्शन मतलब वहाँ की जो बढ़िया बढ़िया वहाँ के दर्शन करने लायक बहुत बढ़िया बढ़िया जगह हैं का केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश मतलब इस देश से जाकर अपने मतलब पढ़कर, इस देश से पढ़ के यूनान से पढ़ के अपने जो देश दूसरे देश से आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, पढ़ के आराम से जाते थे और अपने देश का विकास करते थे। लेकिन यहाँ पर का कोई विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई तरक्की नहीं कर रहा था क्योंकि यह तुर्की का क्या था, गुलाम था, गुलाम बना हुआ था। किसका? तुर्की का। तो यहाँ पर बोल सकता है कि यूनान किसका गुलाम था, तो लिखेंगे क्या? तुर्की का गुलाम था, तुर्की का गुलाम था। किसका? तुर्की का गुलाम था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइट, आप देखो हिटोरिया फिलाइट नामक संस्था, गुप्त संस्था किसने बनाया? तो हम लिखेंगे क्या? यूनान ने बनाया, यूनान ने बनाया। तो इससे आप लोगों को, इसी से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप लोग ढूंढिएगा, फिर ढूंढिएगा, देखिएगा क्या है यहाँ पर, क्या मिल सकता है हमको, क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन ये हम बोल रहे हैं
ये जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, बशर्ते आप लोग प्रयास करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। प्रिटोरिया फिलाइट नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया। आप देखो, इसको हराने, किसी दूसरे को हराने के लिए तो गुप्त संस्था का गठन करना होगा, गुप्त संस्था। ठीक है, तो गुप्त संस्था का गठन किया और तुर्की को मिटाने का प्रयास किया। मतलब उसको मिटाने का प्रयास किया, मतलब अपने जो गुलाम बना हुआ था तुर्की से, उसको हटाने का प्रयास किया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। हाँ, स्वतंत्र देश बनना चाहता था। तब तो चाहता था कि तुर्की हमारे, मतलब हम तुर्की का गुलाम नहीं रहे, स्वतंत्र होना चाहता था तब तो। यह यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया। मतलब कहाँ के था ये लॉर्ड बायरन? आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि महान कवि लॉर्ड बायरन किस संग्राम में क्या हुए, शहीद हुए? तो लिखेंगे हम लोग यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। किस संग्राम में शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, जिसके कारण पूरे यूरोप में क्या हुआ? आक्रोश का फैल गया। मतलब उसके जो महादेश है, जो यूरोप है, यूरोप से मतलब महान कवि थे, उसका जो संग्राम में निधन हो गया, मतलब शहीद हो गए, इसके आक्रोश से का लहर छा गया पूरे यूरोप में। 1827 ईस्वी के लंदन में एक सम्मेलन हुआ। इससे में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के साथ होकर तुर्की का विरोध किया। मतलब क्या, कौन कौन साथ थे? यूनान के साथ कौन कौन थे? रूस था, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब साथ मिलकर किसका विरोध किए? तुर्की का विरोध। और 1829 ईस्वी में क्या हुआ? एक संधि हुआ। किसके किसके बीच? यूनान और तुर्की के बीच। उसका संधि का क्या नाम था? एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि से क्या हुआ? तुर्की के बीच संधि हुआ, जिसके कारण तुर्की का हार हुआ। अभी उसका तुर्की क्या नाम है? तुर्की। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या 1829 ईस्वी में क्या हुआ? इंडियानोपोल की संधि किसके किसके बीच हुई? यूनान और तुर्की के बीच हुई। किसकी हार हुई इसमें? तुर्की की हार हुई। तुर्की की हार हुई। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि के तहत यूनान आज़ाद हुआ। फिर एक संधि हुआ। इस संधि से तो तुर्की की हार हुई और फिर एक संधि हुआ जिसको क्या कहते हैं? कुस्तुतुनिया की संधि। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कुस्तुतुनिया की संधि कब हुआ, इंडियानोपोल की संधि कब हुआ। कि संधि के तहत यूनान आज़ाद कर दिया गया, यूनान का राजा ऑटो को बना दिया। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में आ सकता है क्या कि यूनान जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर का राजा, उस वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा कौन था? तो आप लोग लिख सकते हैं कि वहाँ का राजा था ऑटो को बनाया गया। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं।